हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रैकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव कुमार और टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ सेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में तमाम सीरीज आ रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो आज भी आया पार्ट थर्ड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये पार्ट थर्ड वीडियो आपके सामने आ चुका है। प्रीवियस पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट करें। आप आई बटन से भी जा सकते हैं या प्रैकेडमी के प्लेलिस्ट पर भी जा करके आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट वन और पार्ट टू वीडियोस को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कृपया पार्ट वन और पार्ट टू वीडियोस को देख लें, तब जाकर आप आज के पार्ट थर्ड वीडियोस को रिव्यू करें, देखें। आज का टॉपिक, आज का कंटेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अभी हम कोर एरिया में है। पार्ट वन पार्ट टू भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो पार्ट थर्ड जो वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम कंटेंट जो आज आपको पढ़ाएंगे ये कोर कंटेंट है, जहाँ पर आपको एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता ही आता है और आएगा। और ये थोड़ा सा पोर्शन न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है ना। मैंने आपको कहा कि बीएसटी में दो ही ऐसा चैप्टर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, यही दो चैप्टर है जहाँ पर आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है और बीएसटी थोड़ा प्रैक्टिकल इन नेचर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है प्रैकेडमी में तमाम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी के तमाम वीडियोस आपके सामने आ रहा है। कृपया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और वीडियोस व्यूज़ आपको लग रहा है कि नहीं सर आपके कंटेंट अच्छे हैं और हमारे दोस्त आपके कंटेंट से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो कृपया अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दें। तीन काम आप कर दें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आपके लिए हम तमाम सारा चीज़ करेंगे, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप तमाम हमारे वीडियोज़ में बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है जो आज हम कवर कर रहे हैं, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। फाइनेंस का प्लानिंग, जिसको हम ऐसे बोलते हैं फाइनेंस का प्लानिंग, फाइनेंस का प्लानिंग। और प्लानिंग आप पढ़ चुके हो, टर्म वन में आप बीएसटी में प्लानिंग पढ़ चुके हो। प्लानिंग में क्या होता है ना, वी आर गोइंग टू प्लान फॉर फ्यूचर्स। तो फाइनेंस का प्लानिंग मतलब हमारे पास जो पैसा आएगा उसको हम फ्यूचर में किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। गॉट इट। जैसे प्लानिंग में क्या था ना कि प्लानिंग में हम लोग क्या करते थे, प्लान करते थे फॉर फ्यूचर, कि सर आज हम प्लानिंग कर लिए कि कल क्या करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी वही बात है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है कि फाइनेंस हमारे पास आ गया है या आने वाला है, यही होगा, फाइनेंस आ गया है या आने वाला है। तो जब फाइनेंस हमारे पास आ चुका है तो अब हमको प्लान करना है कि आगे आने वाले कौन कौन से एरियाज में हम किस किस प्रोजेक्ट में उसको जाकर इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशंस के फंड को। तो उसी चीज़ को लिखा हुआ है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है सर। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा एक प्रोसेस है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं द कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहला बात कि हम एस्टिमेट करते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट कि मेरे पास कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी, हमें कितने पैसे चाहिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, कंपटीशंस को ध्यान में रखते हुए। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज। ये प्रोसेस है फाइनेंशियल प्लानिंग में। हम क्या करते हैं, पॉलिसीज फ्रेम आउट करते हैं कि भैया हमें कितने कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, हमें किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की जरूरत होगा, और हम कितना इक्विटी लेंगे सर, हम कितना डेप्ट लेंगे सर। क्योंकि देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो तरह से पैसा आता है, दिमाग में बैठा लो, दो तरह से। पहले तरह इक्विटी का पैसा, जो आपका खुद का पैसा होता है। इक्विटी का पैसा मतलब शेयर बेचा और शेयर बेच के पैसा ले आया कंपनी, वो हो गया पैसा। दूसरा डिवेंचर। डिवेंचर आपको जस्ट बताया है। अगर आप डिवेंचर और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में पढ़ा दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप वीडियोस देख लो। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर वो आपको मिलेगा अकाउंटेंसी में, ठीक है। वो पहला ही आपका पार्ट वन आया है, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर पार्ट वन, वहाँ जाके देखो। डिवेंचर को मैंने समझाया है। तो डिवेंचर यहाँ पे भी बता देता हूँ। जैसे डिवेंचर क्या है, इक्विटी में है क्या कि शेयर बेचा पैसा ले आया। डिवेंचर में कैसे पैसा आता है, तो डिवेंचर में कंपनी पैसा लोन के रूप में लेता है। पब्लिक को बोलेगा भाई साहब मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा दीजिए। पब्लिक आकर पैसा देगा और कंपनी उसके बदले में सर्टिफिकेट देगा, उसी का नाम रहता है डिवेंचर। तो कंपनी दो तरह से पैसा लाता है, एक इक्विटी से लाता है, दूसरा डिवेंचर के रूप से पैसा लाता है। तो कंपनी क्या करेगा, फ्रेमिंग पॉलिसी करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इक्विटी का पैसा यूज करें कि डेप्ट का पैसा यूज करें। हमारे पास जो शेयर बेच करके पैसा जो आया है उसको यूज करें कि हमने जो कर्ज लेकर पैसा लेकर आया है उसको यूज करें। इन चीज़ों पर प्लानिंग होता है।
और तो ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनता है इन रिलेशन टू प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूर करने के लिए, किसी चीज़ को खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब इंटरप्राइज के फंड यूज होता है इन चीज़ों में, या तो प्रोक्यूरमेंट या इन्वेस्टमेंट में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मोटा मोटी क्या, मैं बता देता हूँ। फाइनेंस का प्लानिंग, फाइनेंस का प्लानिंग मतलब हम पैसा तो आ गया है, पैसा किस किस माध्यम से आया सर, तो पैसा आया सर इक्विटी से, शेयर बेच करके पैसा आया सर, पहला। दूसरा सर कर्ज लिए सर, जिसको हम कहते हैं डिवेंचर, शॉर्ट में कहते हैं डेब्ट। ये दो तरीके से हमारे पास पैसा आता है। अब इस पैसा को हमको फ्यूचर में खर्च करना है, इस पैसा को क्या करना है, हमको फ्यूचर में खर्च करना है। फ्यूचर में क्या करना है, खर्च करना है, आने वाले समय में खर्च करना है। तो सबसे पहले तो कैपिटल रिक्वायरमेंट देख लो कि तुमको देखो, सबसे पहले हम क्या लिए, एस्टिमेट द कैपिटल रिक्वायरमेंट, पैसा कितना चाहिए। तो वैसे एस्टिमेट कर लो कि इक्विटी से कितना आएगा, डेब्ट से कितना आएगा, पैसा आ गया। अब पैसा को फ्यूचर में कैसे खर्च करेंगे, उसके लिए हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके लिए हम लोग करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करते हैं ये भी सुन लो। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम करते हैं ये कि इक्विटी का पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे कि डेब्ट का पैसा खर्च करेंगे। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग ये भी करते हैं कि हम इक्विटी से ज़्यादा पैसा लाएं कि कर्ज लेकर ज़्यादा पैसा लाएं। ये सारा मापदंड लेकर के हम लोग फाइनेंस प्लानिंग करते हैं। अब आगे जो कंटेंट अब आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इक्विटी ज़्यादा लेना अच्छा है कि डिवेंचर लेना ज़्यादा अच्छा है। शेयर बेचकर पैसा लाओगे, शेयर बेच के इक्विटी लाते हो ना, इक्विटी शेयर बेचते हो तो पैसा आता है, तो इक्विटी के शेयर बेच करके जो पैसा ला रहे हो वो ठीक है कि आप कहीं से पब्लिक से पैसा डिवेंचर के रूप में लेकर आ रहे हो वो सही है। कौन सा पोजीशन में कब क्या इस्तेमाल करेंगे, इन चीज़ों को हम पूरा दम कैलकुलेशन से आपको समझाएंगे। और यही कैलकुलेशन आपको फाइनेंस प्लानिंग में हेल्प करेगा कि आपको इन फ्यूचर इक्विटी का पैसा ज़्यादा यूज करना है कि डेट का पैसा यूज करना है। तो कम ऑन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द सर्टेन इंपॉर्टेंस। तो आपके 7 इंपॉर्टेंस है। जैसे पहला में है कि एडुकेट फंड का पता चलता है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि हमारे पास कितना पैसा है, इक्विटी के रूप में कितना पैसा है या डिवेंचर के रूप में हमारे पास कितना पैसा है, डेब्ट हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। फिर सेकंड हमें पता चलता है हेल्प इन अवॉइडेंस ऑफ बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज। बिजनेस शॉक एंड सरप्राइज को हम लोग बोलते हैं बिजनेस रिस्क। क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क जो होता है ना, ये अनसर्टेन होता है, ये बोल कर नहीं आएगा, ये कभी भी धमक सकता है। ये इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। तो इसके लिए आपको फाइनेंस प्लानिंग करके रखना है कि बिजनेस में आगे होने वाले जो भी रिस्क होगा उसको हम कवर कर पाए। बिजनेस में जो शॉक होगा, बिजनेस शॉक मतलब अचानक होने वाला घटना, अनसर्टेन इवेंट अगर होता है तो हम कैसे उस चीज़ों से बच सकते हैं। इसके लिए आप फाइनेंस प्लानिंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कोऑर्डिनेशन विद कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन का मतलब है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग में ये चीज़ देख लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बहुत तरह का डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशंस बना रहे, फाइनेंस का कोई दिक्कत ना हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसा कौन देगा, फाइनेंस देगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा, सेल होगा, मार्केटिंग होगा। तो इन चीज़ों के बीच में लिंक बना रहे और इस लिंक बनने का मेन कारण बनता है फाइनेंस। पैसा रहेगा तो ही लिंक बनेगा, पैसा अगर उड़ जाएगा तो लिंक टूट जाएगा। क्योंकि जैसे अब हमको प्रोडक्शन करना है, अगर हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इज कोऑर्डिनेटेड विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज कोऑर्डिनेटेड विद सेल डिपार्टमेंट। ऑल डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर्स, ठीक है। फोर्थ में क्या कर रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम करते हैं, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस हम पढ़ रहे हैं ना, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारे पास वेस्टेज कम होगा। हमारे पास क्या होगा, वेस्टेज कम होगा, ठीक है। फाइनेंस की बर्बादी कम होगी, हमारे पास फाइनेंस की बर्बादी कम होगा। डुप्लीकेशंस ऑफ एफर्ट्स, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स मतलब बेमतलब का हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेमतलब का हमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेस्टेज कम होगा अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग लेकर चल रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग होगा तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस होगा। फिफ्थ में कह रहा है लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। प्रेजेंट विद फ्यूचर तो होगा ही क्योंकि प्लानिंग है। अब प्लानिंग जब चैप्टर हम आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पर मैंने कहा था प्रेजेंट से फ्यूचर जाने के पोजीशन को ही कहते हैं प्लानिंग, क्योंकि हम प्रेजेंट में भी बैठे हुए हैं। हम अभी प्लान कर रहे हैं कि अभी आगे आने वाले बोर्ड के एग्जाम में हमारा जो बोर्ड होगा तो उसमें हम पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, कौन कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, किस टेस्ट सीरीज को हम ज्वाइन करें, कौन मॉक टेस्ट दें, किस क्वेश्चन बैंक से पेपर सॉल्व करें। तो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन प्रॉब्लम, जिसको हम प्लान करके आगे आने वाले फ्यूचर्स में आगे आने वाले फ्यूचर्स के अनसिटेड इवेंट्स से बच सकते हैं। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं जिसमें हम प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक की बातों को एज्यूम करते हैं या एंटिसिपेट करते हैं। एंटिसिपेट करते हैं, बिजनेस के भाषा में कहें तो एंटिसिपेट करते हैं कि हमारा सेल क्या रहने वाला है फ्यूचर में, हमारा कंपनी का ग्रोथ क्या रहने वाला है इन फ्यूचर में।
फ्यूचर में, फ्यूचर में, फ्यूचर में, ठीक है। 6 लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का लिंक फाइनेंशियल प्लानिंग में बनता है। क्यों? क्योंकि देखो फाइनेंसिंग डिसीजन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आप नहीं पढ़े तो पार्ट 2 वीडियोस में कवर है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसको कहते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन किसको कहते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन में हमको डिसीजन लेता है कि हम इक्विटी से पैसा ज़्यादा लाएं कि डेब्ट से पैसा लाएं। ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल डिसीजन में क्या कहा जाता है, इक्विटी से पैसा ज़्यादा लाएं कि डेब्ट से पैसा लाएं। फिर अगर पैसा अगर आप आ गया तो वो पैसा को किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, किस प्रोजेक्ट में ना इन्वेस्ट करें। तो आपस में ये दोनों डिसीजन रिलेटेड है, को रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। और ये किसके हेल्प से होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के हेल्प से होता है कि कौन पैसा किस प्रोजेक्ट में यूज करे, इक्विटी का पैसा यूज करे या डेट का पैसा यूज करे। और 7th पॉइंट है मेक इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आप आगे करने वाले हैं उसका इवैल्यूएशन, एक मतलब कैलकुलेशन कर लीजिए कि आगे आप जो परफॉर्म करने जा रहे हो, आगे जो आप काम करने जा रहे हो उसका एक कैलकुलेशन होना चाहिए ना पहले से कि सर हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, सर हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं। तो भैया इस प्रोजेक्ट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो उसका एक एक्चुअल कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। उस प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाना चाहते हो तो आप उसका एक्चुअल कैलकुलेशन कर लीजिए कि भैया इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। चलिए, तो ये मोटा मोटी थोड़ा देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ से जान डाल दीजिए, यहाँ से समझने के लिए शक्ति बढ़ा दीजिए, अपना जो ब्रेन का शक्ति है ना उसको हाई वॉल्यूम पर ले आइए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ा लीजिए। वीडियोस अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 बार रिपीट करके देखिए। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है सर, कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ नहीं सर, एक प्रोपोर्शन है, एक रेशियो है, किसके बीच में, डेब्ट और इक्विटी के बीच में। कि हमारे पास डेब्ट कितना होना चाहिए, हमारे पास इक्विटी कितना होना चाहिए। ये किसी भी फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, किसी भी फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। और रेशियो क्या बनता है, डेब्ट बाय इक्विटी। आइडल रेशियो अगर आप हमसे पूछेगा सर क्या आइडल रेशियो होना चाहिए सर जिससे हम माने कि नहीं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर सही है, तो वो होगा 2:1। 2:1 मतलब 1 मतलब 2 का डेब्ट 1 का इक्विटी। मतलब अगर आपके पास 1 का इक्विटी है तो आप 2 का डेब्ट ले सकते हो। और ये सही है, आइडियल रेशियो है, मतलब ये रेशियो बेहतरीन है। अगर किसी भी कंपनी का 2:1 का रेशियो बन रहा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो आप उसको मान के चलिए कि उसका फर्म का जो फाइनेंशियल लीवरेज है उस फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर बेहतरीन है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कोई भी कहेगा तो आप बोलिएगा कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर होता है डेब्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन, डेब्ट बाय इक्विटी। अगर कोई कहेगा कि कौन सा रेशियो से आप कहोगे कि ये डेब्ट इक्विटी का रेशियो सही है, तो 2:1 बताइएगा। 2:1 इज द बेस्ट रेशियो, आइडल रेशियो इसको कहते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो का, ठीक है। इसी कैपिटल स्ट्रक्चर को आगे हम लोग कह रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज भी बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वही फॉर्मूला है फाइनेंशियल लीवरेज का, देखिए फाइनेंशियल लीवरेज का वही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर, डेब्ट बाय इक्विटी। याद रखिएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर डेब्ट बाय इक्विटी, फाइनेंशियल लीवरेज डेब्ट बाय इक्विटी। चलिए अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए, मोर डेब्ट। अब यहाँ से क्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है, बता देते हैं यहाँ से क्लास क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है। डेब्ट ज़्यादा लें कि इक्विटी ज़्यादा लें, यही होगा। डेब्ट का पैसा ज़्यादा यूज करें कि इक्विटी का पैसा यूज करें, यही होगा अब कैलकुलेशन। अब यही कैलकुलेशन के माध्यम से कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करता है या अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है डेब्ट बाय इक्विटी, तो इन चीज़ों के कैलकुलेशन को समझोगे तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, डेब्ट कितना रखना है, इक्विटी कितना रखना है, वो भी क्लियर हो जाएगा। आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, मतलब आपको डेब्ट का पैसा ज़्यादा यूज करना है कि इक्विटी का पैसा ज़्यादा यूज करना है, ये तमाम चीज़ आप तब कर पाओगे जब आप कैलकुलेशन को समझ जाओगे। और जो कैलकुलेशन है अब यहाँ से स्टेटमेंट वाइज स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, दम कंसंट्रेट होकर सुनिए। मोर डेब्ट, आप अगर डेब्ट ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, डेब्ट ले सकते हैं। डेब्ट का क्या रिजल्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा कि आपके अर्निंग्स बढ़ जाएंगे। अर्निंग मतलब वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, मतलब आप किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस वैल्यू भाग जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मतलब शेयर प्राइस अगर 600 पर है तो 700 पर चल जाएगा, 600 है तो 610 पर चल जाएगा, 600 मतलब शेयर का प्राइस हाई होगा। क्यों? क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी बढ़ गया है। लिक्विडिटी किस रूप से बढ़ा है, डेब्ट लेने से। डेब्ट मतलब कर्ज है, कर्ज आप कहीं से लिए और आप प्रोडक्शन में पैसा लगाए, डेट में पैसा, डेब्ट कर्ज लिया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर्ज लिया, कर्ज लेकर क्या करेगा, उस पैसा को प्रोडक्शन में लगाएगा। प्रोडक्शन में लगाने के बाद कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो जाहिर सी बात है उस कंपनी का, अब शेयर मार्केट में यही ना होता भाई, जो कंपनी अच्छा
प्रोडक्शंस करती है, सेल वॉल्यूम हाई होता है, तो क्या होता है, इन्वेस्टर लोग दिमाग लगा लेता है कि इस कंपनी में पैसा लगाना सही रहेगा क्योंकि शेयर इसका आगे ट्रेंड करेगा, आगे अच्छा करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। तो डेट अगर ज़्यादा ले रहे हैं सर तो हमारा शेयर इंक्रीज हो रहा है सर। इंक्रीजिंग अर्निंग मतलब कंपनी अर्न कर रही है, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर मतलब शेयर प्राइस ऊपर भाग रहा है। लेकिन ये जो कलर चेंज किए हैं, अगर ये कंडीशन रहेगा तब हम डेट ज़्यादा लेंगे। फिर से बोल रहे हैं, जो मैंने यहाँ कलर चेंज किया हूँ, इसको ऑरेंज कह सकते हो, ऑरेंज कलर पेन से जो मैंने लिखा है, अगर ये कंडीशन रहता है तब आप कर्ज ज्यादा लीजिएगा। क्या कंडीशन है सर? व्हेन ROI इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ROI मतलब आपको रिटर्न प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। आपको क्या हो रहा है सर? आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है इंटरेस्ट से, मतलब आपका 100 का प्रॉफिट हो रहा है और आपको इंटरेस्ट 20 रुपया देना पड़ रहा है, तो बढ़िया बात है भाई, डेट लेंगे, क्या दिक्कत है। जैसे अगर आप डेट लिए हैं, कर्ज लिए, तो अरे कर्ज पे इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे? तुम किसी से कर्ज लेते हो तो इंटरेस्ट देते हो कि नहीं लेते हो? तो यहां पर देखो फंडा क्या है, हमने मतलब कंपनी कहीं से कर्ज उठाई, कर्ज उठाकर उस पैसा को इन्वेस्ट कर दी। अब जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट की कंपनी, वहां से फायदा हुआ, अगर फायदा ज्यादा है इंटरेस्ट से, क्या बोल रहे हैं, फायदा ज्यादा है इंटरेस्ट देने से, तो हम कर्ज लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां से कर्ज लिए हैं वहां पर इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। और कर्ज लेकर जो पैसा हम लाए थे, उस पैसा को जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट किया वहां से आपको फायदा ज्यादा हो रहा है। तो मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट 100 रुपया का हो रहा है, वही एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए आपको प्रॉफिट 100 रुपया का हो रहा है और आपको जो कर्ज लिए हैं वो उसमें आपको इंटरेस्ट 20 ही रुपया देना पड़ रहा है। तो 100 रुपया का प्रॉफिट 20 रुपया का इंटरेस्ट दे दिया, मान लीजिए 100 रुपया का प्रॉफिट 20 रुपया का इंटरेस्ट दे दिया, 80 रुपया का आज भी तो सेविंग है। तो डेट लेना कोई हमारे लिए खराब नहीं है। तो यहां पर इस कंडीशन में आप डेट ले सकते हैं। नेक्स्ट, मोर इक्विटी, यहां कह रहा है कि आप इक्विटी ज्यादा लीजिए। इक्विटी, आप यहां पर इक्विटी से पैसा लाए, मतलब शेयर बेच करके पैसा लाए, ये भी रिजल्ट कर रहा है क्या, इंक्रीज इन अर्निंग एंड वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। मतलब यहां पर भी कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं, लेकिन कंडीशन मोर इक्विटी का आ गया, मोर डेप्ट का नहीं है। मतलब इक्विटी यहां आपको लेना होगा। कंडीशन क्या है सर? व्हेन ROI इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कहानी पलट गया सर, आपका प्रॉफिट कम हो गया है सर, आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है सर, तो आप कर्ज मत लीजिए, आप डेट मत लीजिए, आप शेयर बेचिए। इक्विटी कैपिटल मतलब हो गया शेयर बेच करके पैसा ला रहे हैं। मान लीजिए आपका प्रॉफिट 80 है और इंटरेस्ट आपको 90 देना पड़ रहा है, तो अरे यार 10 आपका इंटरेस्ट 90 हो गया, प्रॉफिट 80 रुपया कमाया, 10 रुपया और घर से लगाना पड़ेगा, तो काहे को कर्ज लेंगे? जब हमको 80 का प्रॉफिट हुआ और इंटरेस्ट 90 का हो जा रहा है, 10 रुपया घर से लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि 80 का प्रॉफिट हुआ है। 80 में से देखो इंटरेस्ट तुम्हारा 90 रुपया बन रहा है, तो 90 रुपया तुम कहां से पे करोगे? जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट 80 रुपया हुआ है, इंटरेस्ट 90 रुपया हो गया, तो 10 रुपया और तुमको घर से लगाना होगा। घर से क्यों लगाओगे? तो इस कंडीशन में आप कर्ज नहीं लोगे, आप क्या करोगे? इक्विटी कैपिटल रेज करोगे। इक्विटी कैपिटल को क्या करोगे? रेज करोगे। रेज करने का मतलब है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल करोगे, इश्यू ऑफ इक्विटी करोगे, यहां पर कर्ज नहीं लेना है। तो यही कह रहे हैं कि व्हेन ROI इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, तब आप इक्विटी कैपिटल को बढ़ाइए। व्हेन ROI इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, तब आप कर्ज लीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ROI इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट है, कर्ज लीजिए। व्हेन ROI लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट है, तो आप कर्ज नहीं लीजिए, आप इक्विटी बढ़ाइए। चलिए सर, अगर हम इस चीज़ों को नहीं समझे तो और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम आपको जस्ट बोले थे यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए सर, तो क्वेश्चंस है, 3 सिचुएशन लिए, तीनों सिचुएशन को आप आसानी से समझाएंगे, आप समझ भी जाओगे। ये 3 सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है कि टोटल पूंजी, टोटल कैपिटल, मतलब यहाँ समझ में मिला है कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रहा है। यहाँ किसकी बात हो रही है सर? इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या हुआ है? इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 50 लाख का सर, जिसमें इक्विटी कैपिटल 50 लाख का है, मतलब डेट नील है, डेट जीरो है। मतलब कंपनी क्या की है? इक्विटी का ही पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। जैसे ये 50 लाख इक्विटी का पैसा है, पूरा का पूरा पैसा कंपनी इन्वेस्ट की है, कंपनी कोई कर्ज नहीं लिया है। अब सिचुएशन पर गौर करना, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का? 50 लाख। इक्विटी कैपिटल कितने का? 50 लाख। मतलब कंपनी कर्ज वर्ज नहीं लिया है। टैक्स रेट कितना है? 30%। तो जिसमें 2 कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं। एक में EBIT को कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब वैसा अर्निंग जिस पर कोई इंटरेस्ट और टैक्स नहीं दिया गया है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब
वैसा अर्निंग जिस पर इंटरेस्ट और टैक्स पेड नहीं है। तो यहां पर हुआ है 7 लाख और यहां पर हुआ है 3 लाख। चलिए तो आगे हम करते हैं सॉरी आगे हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख है। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। बीएसटी में आप लोग समझ के रखे थे, सिर्फ थ्योरी नहीं। अब आपको लगेगा कि नहीं, बीएसटी प्रैक्टिकल नेचर, यही 2 चैप्टर है, प्रैक्टिकल नेचर। अब बहुत मजेदार है, यहाँ से यार क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं और मार्क्स भी भरपूर आपको मिलेगा। चलिए तो इंटरेस्ट घटाते हैं। तो सर इंटरेस्ट यहाँ पर नील हो जाएगा, क्योंकि कोई कर्ज ही नहीं लिए सर, तो इंटरेस्ट कहाँ को देंगे, तो नील कर दिया। तो 7 लाख नील, तो यहाँ 7 लाख आ गया। क्या ईबीटी, ईबीटी ये है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स वो अर्निंग है जिसमें टैक्स अभी नहीं पेड किए हैं। तो 7 लाख है, 7 लाख का 30% निकालिएगा तो 2,10,000 है। मतलब 7 लाख में 2,10,000 किस में चल गया, टैक्स में चल गया। तो हमारे पास कितना बचा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये है आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा, 490, 4,90,000। चलिए इधर देखिए, सेकंड सिचुएशन है, ईबीआईटी 3 लाख का है। तो 3 लाख माइनस इंटरेस्ट 0, कर्ज नहीं लिए हैं। 2 सिचुएशन है ना, एक 7 लाख का ईबीआईटी, एक 3 लाख का ईबीआईटी है। दोनों को हम लेके चल रहे हैं, कंडीशन अप्लाइड, 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि कंपेयर करना है अभी। तो आपको समझाएंगे कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है कि नहीं, इक्विटी का पैसा लगेगा, डेट का पैसा लगेगा, क्या लगेगा, ये सब कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो वैसे ईबीआईटी हम यहाँ 3 लाख का ले लिया, 3 लाख में इंटरेस्ट 0 हो गया, 3 लाख ईबीटी आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। इस पर टैक्स 30% दे रहे हैं, 90,000। तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 2,10,000। इधर कितने आया था, 4,90,000, ये आया था 2,10,000। अब ये वैरी क्यों कर रहा है सर, वैरी इसलिए कर रहा है सर क्योंकि आपका ईबीआईटी भी तो अंतर है, यहाँ 7 लाख यहाँ 3 लाख है। इस चीज़ों को देखिए, इसीलिए वैरी कर रहा है सर। अब यहाँ पर एक चीज़ और कॉन्सेप्ट आपको सीखना, 3 फॉर्मूला यह रखा हुआ, कहीं इधर उधर मत देखो। यहाँ 3 फॉर्मूला, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 फॉर्मूला पर आप थोड़ा ध्यान दो। पहला है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी पर शेयर पर कितना कमाती है। अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी पर शेयर पर कितना कमाती है। तो पहला है इसका फॉर्मूला है, देखिए अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है EAT, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या होता है फॉर्मूला, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या होता है फॉर्मूला, अर्निंग पर शेयर इक्वल टू EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है। फिर सेकंड में है रेट ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप कैलकुलेट कर तो EBIT बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। रेट जहां लग जाए वहां 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे ही रेट निकालने के लिए। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब EBIT बाय इन्वेस्टमेंट, और रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट। रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट मतलब आपके डेट पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसको आप लिखोगे इंटरेस्ट बाय डेट इनटू 100। अरे सिंपल सा भाई है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसको रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। कहने का मतलब आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उस पर कितना आपको फायदा हुआ, उसी को लिख रहे हैं। यहाँ पर आप बगल में रिटर्न भी लिख सकते हो, इसको रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, रिटर्न बाय इन्वेस्टमेंट। पर हमने EBIT इसलिए लिखा क्योंकि EBIT पे कैलकुलेशन चल रहा है। तो EBIT बाय इन्वेस्टमेंट, तो इसको निकल जाएगा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जिस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया उस पर आपको कितना रिटर्न मिला, कितना आपको फायदा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपको रेट ऑन इन्वेस्टमेंट बताएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट बताएगा कि आप जितना कर्ज लिए थे। रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट क्या बताएगा, आप जितना कर्ज लिए हैं उसमें आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, क्योंकि आप कर्ज लेकर के पैसा प्रोजेक्ट में लगा रहे हो। तो आपको देखना होगा ना कि आप कर्ज ले रहे हो और रिटर्न ज़्यादा नहीं आ रहा, तो काहे को कर्ज लेंगे। कर्ज ले रहे हैं और प्रॉफिट अच्छा खासा आ जा रहा है, तो कर्ज लेंगे। यही चीज़ तो समझना है। तो चलिए अभी जो 2 सिचुएशन देखे थे, 7 लाख और 3 लाख वाला, यहाँ पर देखिए दोनों का EPS निकाला हुआ है ना। दोनों का कंडीशन देखिए, EBIT 7 लाख, EBIT 3 लाख, ये दोनों का अर्निंग पर शेयर निकाला हुआ है। अर्निंग पर शेयर कितना आया सर, 0.98, यहाँ कितना आया है 0.42। कैलकुलेशन सामने देख लीजिए। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, 4,90,000 निकाला हुआ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब बोलिएगा सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख कहाँ से आया सर, यहाँ ध्यान दीजिए। इक्विटी कैपिटल कितना है, 50 लाख का। इक्विटी कैपिटल कितना है, 50 लाख का, जिसमें ये जो 5 लाख है यही है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यही है ना आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आपका आ जाएगा 0.98, इधर 0.42। सर यहाँ पर क्या समझाने वाला, अब यहाँ ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं थी, अर्निंग पर शेयर से कोई बात नहीं था।
अर्निंग पर शेयर से इसलिए बात नहीं था क्योंकि सर सिंपल सा बात है, अर्निंग आफ्टर टैक्स 7 लाख का ज़्यादा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स 3 लाख वाला का कम है, इसी के लिए सर यहाँ वैरी कर रहा है अर्निंग पर शेयर। लेकिन मजे का बात अब नेक्स्ट लाइन में है, नेक्स्ट लाइन में मजे का बात क्या है कि हम डेट लेंगे कि इक्विटी लेंगे, ये यहाँ से समझ में आएगा। अब इसी सिचुएशन में जिसमें EBIT आपका 7 लाख था, अब EBIT 7 लाख का था, इस सिचुएशन में आप रिटर्न ऑन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी मैंने आपको बताया क्या, EBIT बाई इन्वेस्टमेंट। तो EBIT कितना का था 7 लाख, इन्वेस्टमेंट कितना का था 50 लाख। अभी देखो आप, अभी हमने कहा था, देखो यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट है ना पूरा का पूरा 50 लाख, इन्वेस्टमेंट है ना पूरा 50 लाख, वही है। तो EBIT कितना 7 लाख, इन्वेस्टमेंट कितना 50 लाख। अब यहाँ ध्यान दीजिए, EBIT कितना है, EBIT कितना है, EBIT आपका 7 लाख, इन्वेस्टमेंट कितना 50 लाख। तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख आपका कितना आ जा रहा है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 14%। और सर इंटरेस्ट आपको कितना लग रहा था, तो इंटरेस्ट सर यहाँ कोई लग ही नहीं रहा था, क्योंकि इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया हुआ है। रेट दिया भी होगा तो इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं लग रहा है, क्योंकि आप कर्ज नहीं लिए हो। तो यहाँ पर क्या होगा, डेब्ट इज सुटेबल। डेब्ट इज सुटेबल मतलब आप कमा रहे हो 14% और इंटरेस्ट आपका नील है। आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझना कि आप इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे हो। क्या बोल रहे हैं हम, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब समझना कि आप इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे हो, और रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट समझना कि आप कर्ज लेकर के पैसा दे रहे हो। अब इसी दोनों में कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करिए, 14% कमा रहे हो और 1% आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, तो और भी कर्ज आप ले सकते हो। वही बात यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हम जो आपका EBIT जो 3 लाख का था, EBIT 3 लाख का था, उसी 3 लाख की EBIT को हम 50 लाख से डिवाइड किए तो 6% का आपका रेट ROI आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नील है, मतलब आप कमा रहे 6%, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो इस सिचुएशन में आप डेब्ट ले सकते हो, इक्विटी लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी याद रखिएगा, आपको कोई भी पूछेगा ना कि डेब्ट पहले ले कि इक्विटी पहले ले, तो सबसे पहले आदमी डेट लेता है, क्योंकि डिवेंचर इज अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। पार्ट 2 वीडियो में हम समझा रखे हैं, आप देखिए वहां पर जाकर के, डिवेंचर इज अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसको प्रैक्टिकली बता रखे हैं, तो आप वहां पर जाकर एक बार देखिए। क्योंकि कंपनी को अगर मान लो आप कंपनी, आपको हम ऑप्शन दिए कि लो बेटा डेब्ट लोगे कि इक्विटी लोगे, तो आप हमेशा बोलोगे सर हम सबसे पहले डेब्ट लेंगे, क्योंकि डेब्ट इज अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब कैसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रैक्टिकली बता के रखे हैं, आप पार्ट 2 वीडियो में जाके देखो। चलिए सिचुएशन 2 को देखिए। सिचुएशन 2 में सर कुछ अलग किया गया है। टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट है 50 लाख ही है, इन्वेस्टमेंट तो 50 लाख का ही है सर, लेकिन यहाँ पर इक्विटी 40 लाख का है, डेब्ट 10 लाख का है। मतलब इक्विटी का पैसा 40 लाख लगा है, डेब्ट का पैसा 10 लाख लगा है, टोटल हो गया 50 लाख। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना जवाब दो। इक्विटी का पैसा 40 लाख, डेट का पैसा 10 लाख, टोटल कितना हुआ 50 लाख। इंटरेस्ट कितना देना पड़ा 10%, टैक्स कितना लग रहा है 30%। फिर से वही लिए है, EBIT 7 लाख, EBIT 3 लाख। कैलकुलेशन करोगे तो डायरेक्ट अर्निंग आफ्टर टैक्स 4,20,000, इधर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,40,000। आएगा कि नहीं आएगा, वही कैलकुलेशन है भैया, इसमें कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं है, वही कैलकुलेशन जो हम ऊपर किया है, इसको चेक कर लेना। अर्निंग पर शेयर अभी जस्ट बताए फॉर्मूला, अर्निंग आफ्टर टैक्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 4 लाख, ये क्या है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये है 4 लाख। इसको डिवाइड किए 1.05 आपका अर्निंग पर शेयर आया, इधर आया 0.35 आपका अर्निंग पर शेयर। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हमको ROI या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है। तो चलिए EBIT जब मेरा 7 लाख था तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लिख दो EBIT 7 लाख। 7 लाख का EBIT होगा तो क्या कंडीशन था, 7 लाख का EBIT था तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख 14%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, मतलब 14% आप कमा रहे हो, 10% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो क्या आप डेब्ट लोगे कि नहीं लोगे, बिल्कुल लेंगे, इससे के लिए डेब्ट इज मोर सुटेबल। अरे भैया 14% आप इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे हो और आपको खर्च करना है 10%, तो 4% का प्रॉफिट अभी भी आपके पास बच रहा है ना, तो कर्ज लेने में क्या दिक्कत है, अभी भी हम 3% का और कर्ज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना, 10% का ही ना इंटरेस्ट पर कर्ज लिए थे, 13% तक ले सकते हैं। क्या है, क्योंकि 14% तक में तो हमारा फायदा हो ही रहा है, 14% का पैसा रिटर्न आ रहा है, तो 13% का और कर्ज ले लेंगे तो 1% का भी फायदा ले सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो हेवी इन्वेस्टमेंट करना है, तो कर्ज लेकर हेवी इन्वेस्टमेंट करना है, तो 13% का कर्ज लेकर पैसा हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, 14% का भी रिटर्न आ रहा है तो अच्छा बात है। आगे जाके हो सकता है कि 14% की जगह 24% भी रिटर्न आ जाए,
होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि डेब्ट इज मोर सूटेबल। अब इस कंडीशन में जो EBIT 3 लाख का जो हम आपको बताए थे, अब यहाँ पर खेला बदल चुका है। EBIT 3 लाख का बताए थे, इस 3 लाख के EBIT में कैलकुलेशन जब करके लाए तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 6% आ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ रहा है, मतलब कमाई 6% का और खर्चा 10% का। तो भैया यहाँ पर हम कर्ज नहीं लेंगे, यहाँ पर हम डेब्ट को नहीं लेंगे, क्या लेंगे? इक्विटी इज मोर सुटेबल। यहाँ पर हम इक्विटी का पैसा लेंगे, मतलब इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। हम अभी आपको क्या बोले कि आपके पास मान लो दो ऑप्शन कोई देता है, कोई कहता है कि आप डेब्ट का पैसा यूज करोगे कि इक्विटी का पैसा यूज करोगे। तो सबसे पहले कोई भी फर्म या कंपनी डेब्ट यूज करना चाहती है, इक्विटी नहीं यूज करना चाहती है। लेकिन अगर इस तरह का सिचुएशन बनेगा जो अभी हम बता रहे हैं, इस तरह का सिचुएशन बनेगा तो आप चाह कर भी डेब्ट नहीं यूज करोगे, आप क्या करोगे? इशू करोगे इक्विटी को, और इक्विटी को बेच करके इशू करके पैसा आप रेज करोगे। चलिए सिचुएशन 3 में बस वही बात है, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 50 लाख का है, जिसमें इक्विटी का पैसा 30 लाख लगा हुआ है, डेट 20 लाख है। पिछले सिचुएशन 2 में 10 लाख था, अब बढ़ा दिए हैं, डेट 20 लाख कर दिए हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 3 लाख का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है आपका 3 लाख का। तो फिर से दो सिचुएशन, EBIT 7 लाख, EBIT 3 लाख, कैलकुलेशन करके ले आएगा तो EAT 3,50,000, यहाँ पर EAT 70,000, EPS आ जाएगा 1.16, यहाँ पर EPS आ जाएगा आपका थोड़ा से 0.023। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट चेक कर लीजिए। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 14% आ रहा है इस सिचुएशन का, जहाँ पर EBIT 7 लाख है, 7 लाख है, ठीक है। यहाँ पर 14% आ रहा है, रेट ऑफ डेट 10% आ रहा है, तो 14% कमाई 10% खर्चा, डेट लेंगे। फिर से यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका आ रहा है 6% और इंटरेस्ट आ रहा है 10%, मतलब कमाई 6% और खर्चा 10%। तो यहाँ पर इक्विटी लेंगे, डेट नहीं लेंगे, वही सेम बात है। समझ में आ रहा है क्या? वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से आराम से इस चीज़ों को बारीकी से समझिए, समझ में आ जाएगा डेट कब लेना है, इक्विटी कब लेना है। चलिए अब आइए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स जो आ चुका है, फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? तो फिर से आप बताइए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, चलते चलते बताइए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेब्ट और इक्विटी का क्या रेशियो होना चाहिए। तो डेब्ट और इक्विटी का रेशियो क्या होना चाहिए, हम कैश फ्लो से भी, हम कैश फ्लो पोजीशन से समझेंगे। सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन से समझेंगे। कैश फ्लो पोजीशन से क्या समझेंगे? डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब इसमें हम देख लेंगे भैया कि सबसे पहला प्रेफरेंस हमारा डेट रहेगा, फिर हमारा इक्विटी रहेगा। डेट से पैसा इनफ्लो होगा, इनफ्लो ऑफ कैपिटल होगा, क्योंकि पब्लिक कर्ज देगी डिवेंचर के रूप में, पैसा कंपनी में आएगा। इक्विटी में भी पैसा इनफ्लो ही होगा, इक्विटी में पैसा इनफ्लो ही होगा, इनफ्लो ऑफ कैपिटल ही होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर करेंगे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स करेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे तो पैसा आएगा। सेकेंड हम देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या देखेंगे? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ICR। अब देखना भैया इस सब का फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, ठीक है, काम आएगा। इसका फॉर्मूला होता है EBIT बाई इंटरेस्ट, EBIT बाई इंटरेस्ट। इसमें कंडीशंस क्या है सर? यहाँ पर है कि ICR अगर बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, ICR बढ़ेगा तो आप मोर बोरोड फंड, मतलब आप डेट ज़्यादा लोगे। ICR घटेगा तो आप क्या करोगे? लेस बोरोड फंड करोगे, मतलब आप डेट ज़्यादा नहीं लोगे। कारण देखो, समझो इसमें कारण क्या है ये भी समझ लो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब होता है कि आप कितना प्रॉफिट, EBIT मतलब क्या? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप कितना प्रॉफिट कमाइएगा जिसमें आप इंटरेस्ट चुका पाइएगा, ठीक है। तो जब आपका ICR ज़्यादा होगा, ICR मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा मतलब आप कमा अच्छा रहे हो तो कर्ज दे पाओगे, तब इसी के लिए कह रहा है कि फंड लो, मोर बोरोड फंड करो। ICR कम होगा मतलब, ICR कम होगा मतलब EBIT कम होगा, EBIT कम होगा तो इंटरेस्ट तो फिक्स है भैया। देखो अब दोनों कंडीशन में इंटरेस्ट फिक्स है, अब तो डिपेंड करता है कमाई पर। इंटरेस्ट फिक्स है, मान लो इंटरेस्ट फिक्स है कि 10% हम लेंगे, आप जो कर्ज लिए उसमें 10% आपको इंटरेस्ट लगेगा।
कर्ज फिक्स है लेकिन कमाई फिक्स नहीं है, रिटर्न फिक्स नहीं है। तो वही कह रहा है कि आईसीआर बढ़ेगा मतलब आपका इनकम बढ़ेगा, रिटर्न बढ़ेगा, तो आप कर्ज ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं। आईसीआर घटेगा मतलब ईबीआईटी घटेगा, ईबीआईटी घटेगा मतलब रिटर्न घटेगा, तो आप कर्ज नहीं लीजिए। बात समझ रहे हो कितना मजेदार चीज है। थर्ड, अब है आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस राइटिंग ऑफ। नीचे प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, ऊपर इनकम नीचे खर्चा। ये फॉर्मूला को हम ऐसे याद रखते हैं। रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस राइटिंग ऑफ डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। इसमें कंडीशंस बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। डीएससीआर अगर बढ़ेगा तो आप कर्ज ज़्यादा लोगे, मोर डेट लोगे, क्योंकि कंपनी के पास कैपेबिलिटी आ जाता है, कंपनी के पास कैपेबिलिटी आ जाता है, एबिलिटी आ जाता है, कैपेबिलिटी आ जाता है कि वो डेप्ट को पे कर सके, वो डेप्ट को पे कर सके, वो कैपेसिटी आ जाता है। डीएससीआर अगर कम होगा, डीएससीआर कम हो जाएगा तो कंपनी अवॉइड करेगी डेट को। कंपनी क्या करेगी? अवॉइड करेगी डेट को, क्योंकि कंपनी के पास पावर नहीं रहेगा कि वो पैसा को चुका पाए। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स, इस चीज़ों को एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पर तो अभी जस्ट चर्चा किए हैं, वही चीज़ हम लिखेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कोई अलग चीज़ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर यही लिखना है कि जब आपका ROI ज़्यादा है, अगर आपका ROI ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर? ऑन डेट से। तो अगर ROI ज़्यादा है तो आप डेट लीजिए। अगर ROI कम है, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट से, तो आप डेट ना लेकर के इक्विटी को रेज करिए। किसको रेज करिए? इक्विटी को लीजिए। जैसा कंडीशन है वैसा काम करेंगे। फिफ्थ, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट में क्या बात है सर? कॉस्ट ऑफ डेट में बात यह है सर कि सर अगर डेट, कर्ज का रेट अगर हाई है, अगर कर्ज का रेट हाई है तो डेट नहीं लेंगे। अगर डेट का रेट लो है तो डेट लेंगे। सिंपल सा बात। टैक्स रेट। अब टैक्स रेट का क्या मुद्दा है सर? टैक्स रेट का मुद्दा ये है कि हाई टैक्स रेट रहेगा, हाई टैक्स रेट रहेगा तो डेट लेंगे, लो टैक्स रेट रहेगा तो डेट नहीं लेंगे। अब बहुत सारे बच्चों लगेगा कि ऐसा काहे? देखो, हाई टैक्स रहेगा, इसको सिंपलेस्ट वे में समझा देते हैं, और ये चीज़ आपको समझ में आएगा जब हम बताए थे डिवेंचर इज चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। जब इसको प्रैक्टिकली प्रूफ किए थे तो वहाँ जाके समझ में आया था। कारण क्या होता है ना कि डेट अगर आप ज़्यादा लोगे, ध्यान से सुनो, डेट अगर ज़्यादा लोगे तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जैसे आप देखो EBIT, अब देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता है। देखो EBIT है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उसके बाद आपका क्या घटता है? इंटरेस्ट घटता है। हाँ, अगर आप कर ज़्यादा लोगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मान लो 7 लाख है EBIT, कर्ज आप ज़्यादा लेकर के 5 लाख तक लिया है, तो आपका EBT कितना आ जाएगा? घट जाएगा ना जी, 2 लाख आ जाएगा।
अब टैक्स इस पर लगना है 30%, तब तो 2 लाख पर 30% लगेगा, 60,000 लगेगा, तो 1,40,000 क्या आया, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,40,000, तो इसी 1,40,000 में कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है, क्योंकि डिविडेंड और प्योर इनकम पर होता है जिस पर इंटरेस्ट और टैक्स दे दिया जाता है। इससे कंपनी को फायदा होता है, और कंपनी को फायदा क्या होता है कि डिविडेंड कम देना पड़ा, लेकिन कर्ज लेकर कंपनी काम कर ली। देखो मजा देखो कि कंपनी हैवी कर्ज लेकर के काम कर ली और डिविडेंड भी कम देना पड़ा। क्यों? डिविडेंड इसलिए कम देना पड़ा क्योंकि सर कंपनी कमाई EBIT 7 लाख का, इंटरेस्ट तो 5 लाख का दे दी, 2 लाख बचा, 2 लाख पर 30% टैक्स दे दी, 60,000, 1,40,000 बचा, उतने पे देगी। दूसरा कंडीशन रखते कि मान लो 7 लाख है, कर्ज कम लिए मतलब मान लो 2 लाख कर्ज लिए, तो हमारे पास EBT कितना आ गया, 5 लाख का EBT आ गया। अब इस पर टैक्स लगेगा, 30%, 5 दिए 15, 1,50,000। तो हमारे पास EAT कितना आया, तो 5 में से गया 4, 3.5 लाख का EAT आ गया। अब 3.5 लाख पर हमको डिविडेंड देना पड़ेगा, मतलब कंपनी कर्ज कम ली तो डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देने पर उतना बिल्कुल नहीं रहती है, डिविडेंड देना चाहिए, कंपनी चाहती हुई डिविडेंड दे, क्योंकि डिविडेंड अगर नहीं हम अच्छा देंगे तो हमारा शेयर होल्डर हमारा कंपनी छोड़ के भाग जाएगा। तो कंपनी चाहती है डिविडेंड दे, लेकिन कंपनी उससे पहले चाहती है कि हम डेट ज़्यादा उठा करके, डिवेंचर ज़्यादा उठा करके अपना काम कर ले। वही चीज़ देखो, हाई टैक्स रह रहा है तो डेट लेना अच्छा रह रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट, यहाँ पर हाई टैक्स रेट कहने का मतलब है कि 30% यहाँ भी है, 30% यहाँ पर भी है। हाई टैक्स रेट कहने का मतलब है कि यहाँ पर इंटरेस्ट, अगर हम कर्ज ज़्यादा ले रहे हैं, डेट ये देखो हम क्या लिखे, हाई टैक्स रेट, डेट ज़्यादा डेट ज़्यादा लेंगे तो टैक्स रेट कम करके डिविडेंड कम हो जाएगा। लो टैक्स रेट कहने का मतलब है कि अगर डिविडेंड नहीं ले रहे हैं, अगर आप कर्ज नहीं ले रहे हैं, सेकंड सिचुएशन, अगर आप कर्ज नहीं ले रहे हैं, टैक्स उतना देना पड़ता है, डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये जो पहला है हाई टैक्स रेट, वो ये पहला वाला का है, ये दूसरा है, ये दूसरा वाला का है। कहने का मतलब है कि कर्ज लेंगे, डेट लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, डेट नहीं लेंगे तो कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, टैक्स रेट से यहाँ पर ज़्यादा कोई ये नहीं है, मतलब कहने का ये मतलब है कि टैक्स आपको बचाएगा, अगर आप ज़्यादा कर्ज लोगे तो टैक्स आपको बचाएगा। इसी के लिए यही फॉर्मूला से आया था, डिवेंचर इज अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिवेंचर इज द चीपेस्ट, चलो यहाँ भी बता दिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसी के लिए यहाँ पर कहा गया था डिवेंचर एक चीपेस्ट सोर्स है फाइनेंस का। चलिए, टैक्स रेट हो गया सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर बात कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर बात कर लीजिए सर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बात क्या करना है सर, उसमें बात यह है कि अगर आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है डेट लेने से, तब तो अच्छी बात है, होता है, डेट ले रहे हैं, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। अब देखो ना, यही न्यूमेरिकल में देखो, अभी जो हम सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 की है, यहाँ पर देखो कर्ज लिए थे, हमारा डेट बढ़ रहा, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा था, कहाँ गया। अब सिचुएशन 2 देखो, सिचुएशन 2 में कर्ज कितना लिए हैं, देखो यहाँ पर 10 लाख, सिचुएशन 2 में कर्ज कितना लिए हैं, 10 लाख। अर्निंग पर शेयर कितना है, यही एक सिचुएशन का देखो, अर्निंग पर शेयर 10 लाख जब लिए तो अर्निंग पर शेयर हुआ 1.05, इधर है 0.35, है कि नहीं है अर्निंग पर शेयर। और कम कर दो इसको, हाँ। सिचुएशन 2 देखिए प्रैक्टिकली हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सिचुएशन 2 में क्या है कि आपका डेप्ट है 10 लाख का, तो अर्निंग पर शेयर कितना है 1.05, इधर है अर्निंग पर शेयर 0.35। अब यही डेप्ट को 20 लाख ले जाते हैं। अब देखिए सिचुएशन 3 में हम लोग सॉल्व किए थे ना, डेट है 20 लाख का, तो देखिए इधर अर्निंग पर शेयर कितना है 1.16, इधर तो घट गया है लेकिन यहाँ पर 1.16 है। तो वही दोनों कंडीशन बता रहे हैं। इस कंडीशन में इधर वाला 7 लाख के एरिया में पहले था 0.05 सिचुएशन 2 में, सिचुएशन 3 में 1.16 हो गया, मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ा है डेट लेने से। लेकिन यही जो आपका कंडीशन 3 लाख वाला है, इसमें घट गया है। घट कैसे गया है, पहले था 0.35, अब आ गया 0.23। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज़ को हम समझा रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, वही चीज़ समझा रहे हैं। देखो, कहने का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का यही कहने का मतलब है कि अगर आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ता है डेट लेने से तो डेट लीजिए, अगर आपका अर्निंग पर शेयर घटता है तो आप डेट नहीं लीजिए, इक्विटी लीजिए।
और वो देखो आप जो 3 लाख वाला EBIT है ना, वहां पर कहीं भी डेट लेने का हम नहीं कहे, वहां पर इक्विटी लेने के लिए कहे। चलो देखते हैं सिचुएशन टू आपको दिखाते हैं, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3 में देखो ये सिचुएशन 2 है ना, देखो ये सिचुएशन 2 है, देखो ध्यान से सिचुएशन 2 है। सिचुएशन 2 में हम 3 लाख वाला में क्या लिखे हैं, इक्विटी इज मोर सुटेबल। यहाँ डेट लेने नहीं कहे, क्यों? क्योंकि अर्निंग पर शेयर यहाँ डेट लेने से घट रहा है, अर्निंग पर शेयर डेट लेने से घट रहा है। सिचुएशन 3 देखो, सिचुएशन 3 देखो, सिचुएशन 3 में भी हमने क्या कहा है, इक्विटी लेने कहा है, डेट लेने नहीं कहा है। ये सिचुएशन 3 है, देखो सिचुएशन 3 है, यहां पर मैंने क्या लेने के लिए कहा है, इक्विटी। इक्विटी इज मोर सुटेबल, क्यों? क्योंकि अर्निंग पर शेयर घट रहा है डेट लेने से। याद रखिएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ता है डेट लेने से तो डेट लीजिए, अर्निंग पर शेयर घटता है डेट लेने से तो इक्विटी लीजिए। बस यही कहना था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, चलिए इक्विटी हो गया। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट आपको बता चुके हैं, इशू ऑफ शेयर डिवेंचर करने में जो खर्च आता है वो फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो इक्विटी लीजिए, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर घटेगा तो डेट लीजिए। रिस्क कंसिडरेशन, ये सब फैक्टर है। रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क कंसिडरेशन में क्या कीजिए, रिस्क कंसिडरेशन में है कि अगर लो बिजनेस रिस्क है, बिजनेस रिस्क इज अनसर्टेन रिस्क, कभी भी हो सकता है, लो बिजनेस रिस्क है तो डेट लीजिए, कर्ज लीजिए। हाई आपके बिजनेस में रिस्क हाई है, बिजनेस रिस्क हाई है तो आप कर्ज मत लीजिए सर, आप इक्विटी से पैसा लाइए। यही समझाना चाह रहा है, प्रेम से समझा रहे हैं सर, कर्ज नहीं लीजिए सर। स्क्रीन फंस जा रहा है बार बार। चलिए सर 10 नंबर सर, अब फ्लेक्सिबिलिटी पे बात करें सर, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पे बात करते हैं सर। तो फ्लेक्सिबिलिटी है जो आपका, कहने का मतलब है कि फ्लेक्सिबल तब रहेगा आपका बिजनेस जब आप लिमिट में बोरोइंग कीजिए। आप बोरोइंग्स क्या कीजिए, लिमिट में कीजिए, ज़्यादा हाई फाई में डेप्ट मत उठा लीजिए, नहीं तो बिजनेस चलेगा, ज़्यादा कर्ज उठा लीजिएगा तो उल्टे मुंह नहीं कहते हैं, बिजनेस घर गिर गया। कंट्रोल में कहने का मतलब है कि इक्विटी का पैसा ज़्यादा ना उड़ाए, ज़्यादा इक्विटी ना बेचे, नहीं तो बिजनेस का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा इक्विटी को ना मतलब शेयर करें, मतलब इशू नहीं करें, इशू ऑफ इक्विटी ज़्यादा ना करें, ठीक है, इशू ऑफ इक्विटी ज़्यादा ना करें, क्योंकि बिजनेस का जो कंट्रोल है वो इक्विटी पर ही निर्भर है। बिजनेस का कंट्रोल जो है वो किस पर डिपेंड है, इक्विटी पर डिपेंड है। तो ज़्यादा इक्विटी शेयर बेच दीजिएगा तो आपका बिजनेस लड़खड़ा जाएगा और बिजनेस का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए डेट पर फोकस कीजिए, यही कहना चाहता है। ज़्यादा आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरा लेक्चर सुन लीजिए, फिर केस स्टडी करवाएंगे, केस स्टडी कर लीजिएगा, इससे बाहर सवाल ही नहीं आएगा। कंट्रोल हो गया। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब कौन कौन सा रेगुलेटरी बॉडी है। तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाला कौन है, सेबी, और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने को वाला कौन है, आरबीआई। तो सेबी जब करेगा तो सेबी इक्विटी को फेवर करता है, तो आप इक्विटी लीजिए। और आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगा तो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर इंटरेस्ट घटता है तो डेट लीजिए, इंटरेस्ट बढ़ता है तो इक्विटी लीजिए। बड़ा शॉर्ट में समझा रहे हैं यार, इसके लिए माथा दर्द हो जाएगा आपको अगर आप खुद पढ़ करके समझने बैठ गए तो। और ये हमारा क्या है, पूरा पढ़ करके समझ करके एक निचोड़ निकाला हुआ है। फंस रहा है यार स्क्रीन। अब हो गया है, मोटा मोटी सारा चीज हो गया है। एक स्टॉक मार्केट है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, लास्ट है आपका स्टॉक मार्केट का है। स्टॉक मार्केट का भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पर। स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट का 2 कंडीशन होता है, या तो बुलिश होता है या बियरिश होता है। बुलिश मतलब जब शेयर भागता है तो बुलिश कहते हैं,
शेयर गिरता है तो बियरिश करते हैं। तो बुलिश मतलब शेयर आपका भाग रहा है, तो शेयर भाग रहा है तो कुछ ना कीजिए, लोन ले लीजिए, मतलब डेट ले लीजिए। अगर बियरिश है, मार्केट बियरिश है, मतलब आपके कंपनी का शेयर गिर रहा है, तो उस समय डेट लेकर के लफड़ा मत कीजिए, आप कंपनी का इक्विटी बेच दीजिए, आप इक्विटी बेच करके पैसा लाइए। ठीक है, तो चलिए यही था तमाम आपके पूरे फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये पूरा था आपका फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पर हो गया है समाप्त। ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स को एकदम बढ़िया से प्रेम मोहब्बत से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से मेरे द्वारा समझा दिया गया है फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जूम करके धीरे 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 चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा। हाँ, पॉज करके देखिए, पॉज करके नोट्स बना लीजिए, पॉज करके बढ़िया से वीडियोस देखिए, पूनम गांधी को बढ़िया से पढ़िए, पढ़ने के बाद कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए। केस स्टडीज से रिलेटेड अगर बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, वो भी करेंगे। तो चलिए प्रैकेडमी में आपका स्वागत है। प्रैकेडमी में तमाम सारे वीडियोस आपके सामने आ रहा है, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, तमाम सारे वीडियोस आपके सामने ला रहे हैं। रिवीजन, मॉक टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक पेपर सॉल्व, प्रीवियस ईयर सॉल्व, सब करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, बस एक काम करने का, 3 काम करने का। पहला तो वीडियोस को लाइक कर देने का, सेकंड अपने दोस्तों के बीच अच्छा लगे तो शेयर कर देने का, और तीसरा सब्सक्राइब जरूर कर देने का, क्योंकि सब्सक्राइब करेगा तो मेरे को मिलेगा मोटिवेशंस और अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करते हो तो अच्छा लगता है, चैनल आगे भागता है, मन करता है कि और वीडियोस बनाएं, अच्छा करें, आपके लिए इसी तरह से सेवा देते रहे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए प्रैकेडमी।